जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और ये जो सीरीज हम लोग की चल रही है AKTU मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, उसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे डिस्कशन कर रहे थे। सो लेट्स स्टार्ट विद 46 क्वेश्चन। हमारा 46 क्वेश्चन हमारा ये है कि हम लोग बात कर रहे थे कि एक 43 क्वेश्चन सॉरी कि एंगल विच विच इज इंक्लाइंड प्लेन मेक विद हॉरिजॉन्टल व्हेन अ बॉडी प्लेस्ड इट अबाउट मूव। तो इसका आंसर जो हमारा था वो आंसर था फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड रिपोज। इसका आंसर जो कहलाएगा वो रिपोज कहलाएगा। कह रहा है इसका मतलब ये है कि ये जो एक बॉडी रखी है और इस पे जो ये एंगल बनता है वो एंगल कौन सा बनता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। 43 आंसर नंबर सी। 44 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, इसका क्या होता है BD³/12। सो यहाँ पे किस सेक्शन के अबाउट निकालने कहा है, तो BD³ तो यहाँ पे मान लो y एक्सिस के अबाउट कह रहा है तो DB³/12, दिस इज कॉल्ड ए आंसर। तो ये देख लीजिएगा आपको किसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग विड्थ v है और डेप्थ d है अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू CG, मतलब CG से पास कर रहा है। सो दैट्स व्हाई B³ सो दिस इज द आंसर। एक ये लामी थ्योरम से बेस्ड क्वेश्चन है 45। द बिलो फिगर शो द थ्री कोप्लानर फोर्सेस PQ, ये PQR तीन फोर्सेस हैं अबाउट पॉइंट O। इफ दिस फोर्स आर इक्विलिब्रियम, ये सब इक्विलिब्रियम में है, तो इनका लामी थ्योरम क्या होता है, तो आपको बिल्कुल इजी मालूम है। P फोर्स को कंसीडर करते हैं तो इन दोनों का क्या आता है साइन अल्फा। इफ यू कंसिडर द Q, हम Q को कंसीडर करते हैं तो क्या होता है साइन बीटा, this is called the sin beta. If you are consider the R को कंसिडर करते हो तो that is called the sin alpha gamma। तो ये जो हमारा है तो इसका आंसर 45 का क्या हो जाएगा B। 45 का आंसर क्या हो जाएगा B। 46 if a shown a figure, ये फिगर है आपको दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, एक्चुअली मेरी इमेज उसमें थोड़ी सी आ रही है। तो हमारा उसमें क्या है कि इफ शोन अ फिगर, ये एक पुली से दो ये निकली हुई है तो इसमें टेंशन क्या होगा। सो आपको बता दें इस तरह की जो टेंशन होती है वो होती है T इज इक्वल टू W1 1 प्लस A/G। सो दैट्स व्हाई 2m1 इंटू m2 G m1 प्लस m2, दिस इज कॉल्ड द टेंशन इन द स्ट्रिंग आएगी। सो 46 का आंसर नंबर B इज द आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काइनेमेटिक्स का पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m, किसी बॉडी का मास m है, वो उसकी इनर्शिया I है एंड रोटेटेड अबाउट इट एक्सिस पे रोटेट करता है, तो क्या होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे हाफ शब्द नहीं है तो 0.5 होगा और 0.5 I ओमेगा स्क्वायर। सो दैट्स व्हाई आंसर D इज करेक्ट। 48 द पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट इरिस्पेक्ट ऑफ द पोजीशन, जहां पे पूरा वेट रिस्पेक्ट करता है और पोजीशन पे नहीं डिपेंड करता है, सो दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको क्या कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। 48 का आंसर नंबर B। 49 द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ द फ्रिक्शन हमारा क्या है, दैट इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फ्रिक्शन का जो रेशियो है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। tan eta इज इक्वल टू म्यू आर एंड म्यू की वैल्यू निकालते हैं तो अल्फा की वैल्यू में निकाला म्यू बाई आर। सो दैट्स व्हाई द लिमिटिंग फ्रिक्शन। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, 50 क्वेश्चन हम लोग रीड कर दिए जो थंबनेल पे था। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सर्कल सेंटर पे लाई करता है, बिल्कुल सही है। सेंटर ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगल इज द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, बिल्कुल सही है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल इज द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, बिल्कुल सही है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमीगन R/2 गलत है। 50 का जो है जो D जो है वो इनकरेक्ट है। सेमी सर्कल का जो होता है वो 3R/8 पे हम लोग लाई करते हैं उस पे, या 4R/3 पे हम लोग लाई करके देखते हैं। So that's why the product of either force of couple when with the arm of couple is called, that is called movement of couple। इसको क्या कहते हैं movement of couple। हमारा फोर्स और उनके कपल की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द मूवमेंट ऑफ कपल। अब फोर्स इज कंप्लीटली डिफाइंड व्हेन वी, फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि फोर्स का इसकी प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस। सो दैट्स व्हाई D इज करेक्ट। 53 अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स, ट्रायंगल ऑफ फोर्स के तहत क्या है कि लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स क्या कहता है, इफ अ थ्री फोर्स acting upon a particular are represented in magnitude and direction by side of triangle in order by they will be in equilibrium, वो equilibrium में होते हैं। so that's why answer C is correct। जब तीनों फोर्स उनके साइड से रिप्रेजेंट करते हैं वो सारी सामान्य अवस्था पे होंगे, वो लॉ ऑफ ट्रायंगल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
sorry, next question is 54. The necessary condition for a force to be equilibrium. एक necessary condition क्या है जो force equilibrium में हो? वो कोप्लानर पे हो, बिल्कुल सही है, कोप्लानर पे हो, मीट एट अ वन पॉइंट, एक पॉइंट पे मीट करे, जैसे लामी वो एक ही प्लेन पे है और सारे एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, सो दैट्स व्हाई सी आंसर इज करेक्ट. बोथ ए एंड बी इज एन करेक्ट आंसर, सो दैट्स व्हाई सी इज करेक्ट. 55. अब बीम से रिगार्डिंग हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन. यूनिट 2 में बीम का कुछ पार्ट आता है, तो बीम से हम लोग रिगार्डिंग पढ़ते हैं. बीम क्या है? एक स्ट्रक्चरल मेंबर है विच इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड, ट्रांसवर्स लोड, कोई भी ट्रांसवर्स लोड एंड कपल भी लगा सकते हो, ट्रांसवर्स लोड भी लगा सकते हो, सो दैट्स व्हाई बी इज करेक्ट. 55 का बी इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैटिकली डिटरमाइंड बीम? स्टैटिकली डिटरमाइंड बीम्स कौन सी होती है? कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम एंड सिंपली सपोर्टेड बीम आर स्टैटिकली डिटरमाइंड बीम. ओनली सिंपली सपोर्टेड बीम आर नॉट लेकिन क्योंकि कैंटिलीवर भी है, सिंपली सपोर्टेड भी है और आपकी ओवरहैंगिंग बीम है, ये सब क्या है? स्टैटिकली डिटरमाइंड बीम है, सो दैट्स आंसर बी इज करेक्ट. 57. कैंटिलीवर इज अ बीम. कैंटिलीवर कौन सी बीम है? एक कैंटिलीवर वो बीम होती है जिसका एक एंड खुला रहता है और दूसरा एंड क्या होता है? फिक्स रहता है, सो दैट्स व्हाई वन एंड इज फिक्स एंड अदर इज फ्री, दैट इज कॉल्ड दी B answer is correct. 58. In a cantilever carrying a uniformly varying load starting from 0 at the free end and the shear force diagram is. एक कैंटिलीवर है जो कैरिंग करता है यूनिफॉर्म वैरिंग लोड स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एट द फ्री एंड. फ्री एंड पे क्या करता है? 0 है, तो shear force डायग्राम क्या होता है? तो कैंटिलीवर बीम में एक लगाते हैं और उसके फ्री एंड पे shear force लगाते हैं, तो क्या होगा हमारा? वो हमारा पैराबोलिक लॉ को फॉलो करेगा. 58 का सी, पैराबोलिक लॉ को फॉलो करें. इन अ कैंटिलीवर कैरिंग यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड स्टार्टिंग फ्रॉम 0. एक कैंटिलीवर पे यूडीएल लोड पड़ा हुआ है 0 एट द फ्री एंड, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगी? वो क्यूबिक बेंडिंग मोमेंट फॉर्म, तो दैट इज कॉल्ड डी. 59 का डी. 60 क्वेश्चन. इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम बेंडिंग मोमेंट एट द एंड. एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसका बेंडिंग मोमेंट एट द एंड क्या होगा? 0 होगा ऑलवेज. 60 का bending moment is always 0, it does not always 0 simply supported beam में, so that's why answer A is correct. For any part of the beam between two concentrated load shear force diagram. दो concentrated load के बीच shear force diagram कैसा बनता है? आपको बार बार बता चुके, constant diagram बनता है, so that's why the horizontal straight line that is answer is 61 का जो भी आंसर है हमारा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड पैराबोला, तो पैराबोला बनेगा नहीं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगा. फॉर एनी पार्ट ऑफ द बीम टू कंसंट्रेटेड लोड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है? वो आपकी लाइन इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस बनता है. 62 का सी, वो एक्स एक्सिस के आगे इंक्लाइंड जाएगी क्योंकि कंसंट्रेटेड लोड इज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ बट इट टेकन द मूवमेंट, तो इट इज डिपेंड ऑन द लेंथ, तब वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, सो इट इज लीनियर लॉ. For any part of the beam subjected to uniform distributed load सब्जेक्ट करता है किसी बीम पे, तो shear force डायग्राम उसका क्या बनता है? आपको मालूम है shear force डायग्राम इज लाइन inclined to the x axis. देखिए क्योंकि UDL इज डिपेंड ऑन द डिस्टेंस. अब UDL डिपेंड हो गया डिस्टेंस से, तो shear force डिपेंड क्या करेगा? डिस्टेंस के बेस पे वेरी करेगा, तो इस तरह जाएगा, तो इस जगह इस तरह जाएगा और इस जगह इस तरह जाएगा और इस जगह इस तरह जाएगा और यहाँ पैराबोला जाएगा, आपको बता चुके हैं. सो दैट्स व्हाई 64 क्वेश्चन. For any part of the beam subjected to uniformly distributed load bending moment diagram is. For any part of the beam subjected to uniformly, कोई बीम का पार्ट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को सब्जेक्ट करता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा? उस जगह बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोला होगा. 64 का डी. A sudden jump anywhere on the bending moment diagram from beam is caused by. सडन जंप होता है एनीवेयर ऑन द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कोई भी जंप मारते हैं हम लोग, सो दैट्स व्हाई कपल एक्टिंग एट दैट पॉइंट, कहीं ना कहीं कपल हमारा एक्ट कर रहा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे. इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग लेंथ आई एंड सब्जेक्टेड टू W एट द मिड पॉइंट. एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसकी लेंथ L है और वो कंसंट्रेटेड लोड W एक्ट कर रहा है, सो दैट्स व्हाई आंसर उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL/4 एट द मिड पॉइंट होगा. In a simply supported beam subjected to uniformly distributed load. Simply supported beam जब uniformly distributed load कैरी करता है तो इसकी जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो WL/8 होगा, ठीक है. In a cantilever subjected to concentrated load, एक कैंटिलीवर कंसंट्रेटेड लोड W लेता है एट द फ्री एंड, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा उसका? WL. तो WL इज द मैक्सिमम बेंडिंग. बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कहीं ना कहीं आंसर पूछ दिया, इसलिए आपको याद होना चाहिए सब चीजें.